नमस्कार, मैं केशव राय, विश्व हिंदी अकादमी व मालवरंगन समिति का अध्यक्ष। आज नवरात्रि के पावन पर्व पर आप सभी को शुभकामनाएं नवरात्रि की। आज का जो हमारा कार्यक्रम है, विश्व साहित्य के प्रतिष्ठित पुरस्कारों पर एक परिचर्चा। विश्व साहित्य लेखन, पत्रकारिता और फिल्मी गीतों पर जिन्हें ये पुरस्कार मिलता है, उन पुरस्कारों के बारे में, उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। विश्व के प्रतिष्ठित पुरस्कार, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि नोबेल पुरस्कार, ऑस्कर पुरस्कार, बुकर पुरस्कार, मैग्सेसे पुरस्कार, पुलित्जर पुरस्कार, ग्रैमी पुरस्कार और हाल ही में अभी पेन नाबोको पुरस्कार ये विनोद कुमार शुक्ल जी को मिला है 41 लाख रुपए का। और भारत के जो प्रतिष्ठित पुरस्कार है, भारत रत्न है, पद्म विभूषण है, दादा साहेब है, राष्ट्रीय पुरस्कार है, ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, व्यास सम्मान, श्रीलाल शुक्ल स्मृति पुरस्कार, फिल्म फेयर। और भारत के जो राज्य हैं, हर राज्य अपने प्रदेश का पुरस्कार भी देता है। तो इस तरह से ये जो पुरस्कार मिलते हैं, पुरस्कार की घोषणा जब होती है तो कई लोग खुश होते हैं, सोचते हैं न्याय हुआ है, और कई लोग निराश होते हैं और उनके मन में एक इच्छा रहती है कि उनको मिलना था, यहाँ पर चयन समिति ने न्याय नहीं किया है, अन्याय किया है। इस तरह की बात देश ही नहीं विदेशों में भी होती है। तो आज हम उसी पर चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा और फिल्म समीक्षक भी हैं, और आपको राष्ट्रीय पुरस्कार सरकार का लेखन के लिए मिला है। तो सुरेश शर्मा जी से हम जानना चाहेंगे। नमस्कार सर। तो ये पुरस्कारों के बारे में आपके विचार क्या है? असल में ये जो राष्ट्रीय पुरस्कार हैं, और अब तो अगर राज्यों का मिला लें तो हजारों की संख्या में है। लेकिन इसकी अगर शुरुआत के बारे में हम सोचें अपने देश में, तो सबसे शुरुआत के दिनों की अगर बात करें तो अभी जो सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिले हैं, उसमें ये एक मेडल एक दीवार से चस्पा किया गया है उसमें, और वो मेडल देखने से लगता है कि यह पुरस्कृत किया गया होगा किसी को जिसने अपने घर में लगाया है। तो सिंधु घाटी सभ्यता से हम पुरस्कृत या पुरस्कार का हम सोचते आए हैं, क्योंकि समाज में जो लोग समाज के लिए सक्रिय होते हैं और एक उपलब्धि की तरह काम करते हैं, तो उनको समाज पुरस्कृत करता है, राज सत्ता पुरस्कृत करती है। तो इस दृष्टि से हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू होकर आप जो वैदिक युग में आते हैं, तो पुरस्कार का रूप थोड़ा भौतिक बदलना रूप से दिखाई देता है। वो पुरस्कार ये है कि वो 1500 गौए दान में दे दी गई है, इन्होंने समाज के लिए किया है, और उसको उल्लेख आता है कि इतनी चीजें दान में दी है क्योंकि इनके विचार से इतना लाभ हुआ है समाज को। तो वो परंपरा थी। उसके बाद आगे जब आप बढ़ते हैं, तो जब राजाओं का शासन आता है, बाहर से लोग आते हैं, फिर अगर अजीब तरह की राजनीति बनती है देश में, एक समरसता का सारा चलता है, तो ऐसे में फिर पुरस्कार तो देते ही हैं। अपने यहाँ आपने मुगल काल में देखा होगा कि नवरत्न की परंपरा चली थी कि अपने यहाँ जो लोग उपलब्धि है वो हमारे पास ही रहेंगे और सलाह देंगे। एक पुरस्कार का कॉन्सेप्ट ये भी है कि पुरस्कार जिसको आप देते हैं, थोड़ा उसके विचारों पर, उसके सलाह पर भी अमल करें आप। आज तो पुरस्कार देकर लोग भूल जाते हैं, जिसको पुरस्कार दिया फिर अगले साल अगले पुरस्कार की तैयारी होती है। लेकिन जब आप समाज के उस तबके के लोगों को रखते हैं अपने यहाँ,
तो उनसे सलाह लेते हैं हर चीज़ पर। तो ये परंपरा चलती रही, लेकिन ये सब एक बिखरा हुआ ढांचा है कृष्ण जी। उसमें असल में सबसे जो पुरस्कार, जब दुनिया आधुनिक होती है, सामंतवाद का दौर धीरे धीरे खत्म होता है, तो सबसे जो पहली कोशिश है जिसने पुरस्कार को एक रूप दिया और ठोस उसका उद्देश्य बताया, वो थे अल्फ्रेड स्वीडन के नोबेल, जो नोबेल पुरस्कार आज तक हम देखते हैं। नोबेल का सहयोग से ये बहुत सही वक्त पर इन्होंने किया है ये कार्यक्रम को, पुरस्कार, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों पर, राष्ट्रीय पुरस्कारों पर। इस साल नोबेल का 190वां जन्म जयंती है। 190 साल पहले 1833 में वो पैदा हुए थे। तो लेकिन हुआ ये कि कैसे उनके दिमाग में आया कि हम पुरस्कार की घोषणा करें। तो वो वहाँ से नॉर्वे से फिर अपने पिता के साथ, स्वीडन से अपने पिता के साथ वो 42 में पीटर्सबर्ग आ गए। पीटर्सबर्ग में स्टालिन का शासन आ गया था, लेनिन का शासन चला गया था, युद्ध और बहुत सारी चीज़ों के लिए बहुत तैयारियां हो रही थी। तो वहाँ उनके पिता थोड़ा सा युद्ध के सामान बनाने में और उसमें उनकी दिलचस्पी थी, तो ये भी उसमें लग गए। हालांकि अमेरिका भी गए थे कुछ दिनों के लिए, लेकिन ये भी उसमें लग गए। तो 67 में 1867 में इन्होंने धूम रहित बारूद का आविष्कार किया। ऐसा बारूद जिसमें पता नहीं चलेगा, धुआं भी नहीं होगा और वो खतरा पैदा करेगा दूसरों के लिए। फिर उसके बाद इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया, लेकिन बाद में उनको लगा कि इससे तो मनुष्यता का संहार होगा, ये मैंने क्या कर दिया। लेकिन बहुत सारे लोगों ने उसको अपना लिया था। तो इनके दिमाग में आया कि नहीं, अब ये नहीं करना है, मानवता की सेवा करनी है और उसके लिए युग युग तक इसको होने देना है। और दुखी इसलिए भी हो गए थे कि जो विस्फोट हुआ था उनके ही अपने ही कारखाने में, उसमें उनके छोटा भाई का भी निधन हो गया, तो और ही परेशान हो गए थे। तो इस तरह से अंत में क्या किया उन्होंने कि जब 1895 में उन्होंने अपना बिल लिखा, शादी वादी नहीं की, उन्होंने कहा कि अब मानवता की सेवा करूँगा, और बिल लिखा, उसमें लिखा कि मानव जाति को एक शिखर तक ले जाने में और युद्ध रहित बनाने में जो भूमिका निभाएगा, आंतरिक युद्ध भी और बाहरी युद्ध भी, उसको, उसके लिए हमारी जितनी जिंदगी भर की कमाई है वो रखा जाए और पुरस्कृत किया जाए इन 4-5 क्षेत्रों में। और इस तरह से नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई और वह जो परंपरा थी नोबेल की, वो फिर आगे बढ़ते बढ़ते आई और पूरे इतिहास को 100 साल का ना हटा के मैं इसी साल के 2 पुरस्कारों की चर्चा करूंगा जिसने की, जो इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि दोनों महिलाओं को मिला है। तो वो इसलिए चर्चा करूंगा, और जो उद्देश्य उनका था नोबेल का, उसको ये पूरी तरह आज भी घटित कर रहा है। वो क्या था? तो एक पुरस्कार मिला है प्रोफेसर क्लाडिया है, ये है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका की है। इन्होंने जेंडर इकोनॉमिक्स पर काम किया है, जिसके लिए उनको इस साल पुरस्कार मिला है प्रोफेसर क्लाडिया को। जेंडर इकोनॉमिक्स में ये कर रही है कि पुरुषों को, अभी के समाज में अपने यहाँ तो आरक्षण और तमाम चीजें हुई है, तो उनका कहना है कि पुरुषों का को जो मिलता है मेहनताना मजदूरी या उनकी नौकरी होती है तो उनकी सैलरी, और जो स्त्रियों को मिलता है वो, उसका अगर ध्यान करेंगे तो आपको लगेगा कि वो अनुपात जो है सारी दुनिया का अगर एक आंकड़ा निकालेंगे तो 1 और 50 का है। एक स्त्री को मिलता है तो 50 पुरुषों को मिलता है। और उसके बाद जो श्रम बिना उसके किया जाता है, बिना मूल्य के, वो स्त्रियां सबसे ज्यादा करती है। ये इन्होंने जेंडर इकोनॉमिक्स कहलाता है, अपने यहाँ उसका अभी बहुत प्रचार नहीं हुआ है, तो इस पे उनको नोबेल मिला है इस बार का, क्लाडिया को। और नोबेल जो थे महोदय, उनके विचारों को आगे बढ़ाता है निश्चय। दूसरा मिला है नरगिस मोहम्मदी, जो ईरान की है। वो पर्दा प्रथा और ये सब जो तमाम जो धार्मिक आवरण में वो सब सारा किया जाता है। अभी वो 51 साल की है, अभी जेल में ही है। वो 30 वर्षों जेल, 30 वर्ष जेल में 2 साल के बच्चों को छोड़ के गई थी, बच्चा हुआ, तो अभी भी जेल में है वो।
और उनको दिया गया है उनके काम के लिए कि ये जो समाज में स्त्री समाज के साथ जो एक दुराव हो रहा है उसके लिए जो आजीवन जेल में है तो उसके लिए उनको मिलना चाहिए। तो उनको भी ये पुरस्कार मिला है धार्मिक पर्दादारी के खिलाफ। तो इस तरह से आप देखेंगे कि नोबेल पुरस्कार का जो एक है वो चलता ये सोशियोलॉजी है और वो आज बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ 10 से अधिक लोगों को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है और ये अच्छा है, ये इस दिशा में काम हो रहा है। इसमें केशव जी मुझे कहना ये है कि ये पुरस्कार तो नोबेल पुरस्कार का हुआ। इसके साथ ही अगर आप देखेंगे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जिसकी आप चर्चा कर रहे थे, ज्ञानपीठ पुरस्कार भी वो शाहू शांति प्रसाद जैन 1962 में 50 साल के हुए थे तो मीटिंग हुई, बैठक हुई, कहा कोई पुरस्कार होना चाहिए। तो 65 से ये पुरस्कार शुरू है। 82 तक सिर्फ एक कृति पर दिया जाता था साहित्य में, अब वो समग्र व्यक्तित्व कृतित्व पर दिया जाता है। तो वो साहित्य और वही लोग एक मूर्ति देवी पुरस्कार भी चलाते हैं, वो एक पैरेलल है, तो वो भी उनका है पुरस्कार का। राज्य की तरफ से साहित्य अकादमी का पुरस्कार है जो 65 से 54 से चल रहा है। माखनलाल चतुर्वेदी को पहला मिला था मध्य प्रदेश, तो वहाँ से उनको मिला था, तो वो साहित्य अकादमी का चल रहा है। इसी तरह आप देखेंगे कि राज्य स्तर पर भी बड़े पैमाने पर ये सब सारा हो रहा है और ये बालबा रंगमंच समिति और इनका विश्व हिंदी अकादमी, इनसे इनके जो सम्मान और पुरस्कार है बड़ी महत्वपूर्ण है। बालबा संगीत पुरस्कार में संगीत का जो पुरस्कार उन्होंने दिया है उसमें खय्याम, कल्याण दयानंद जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, उषा खन्ना और रवि, इन लोगों को पुरस्कृत किया है। और सम्मानित करने में सम्मानित जिनको किया गया है उनमें राहत इंदौरी, पीयूष मिश्रा, वेद प्रताप वैदिक। तो ये जो ज्ञानपीठ में एक उत्सव धर्मी माहौल है उससे अलग जमीन पर और एकदम 1 to 1 जो व्यवहार है बालबा रंगमंच समिति का और विश्व हिंदी ये हिंदी अकादमी का, ये जो हिंदी सेवा सम्मान है, तो वो एक अलग तरह का व्यक्तित्व रखता है। अंत में कि इसके अलावा तो पुरस्कार की एक और दुनिया है जो जिसमें कि अभी चर्चा की इन्होंने, भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण वगैरह का है, वो सम्मान है, उसमें कोई राशि नहीं है। उसी तरह फिल्म पुरस्कार है, उसमें राशि भी है, उसमें फिल्म क्रिटिक के लिए पुरस्कार है, पत्रकारों के लिए पुरस्कार है, वगैरह वगैरह। उसके बाद अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो पुरस्कार हैं इतने सारे और दिए जाते हैं, तो इसका उद्देश्य सिर्फ एक आदमी को जिसने कुछ काम किया उसको पुरस्कृत करके एक जगह एक तरफ कर देना नहीं है। होना ये चाहिए, सोशियोलॉजी ये है कि पुरस्कार अगर दिया गया है किसी को, अगर इनको क्लाडिया को अगर जेंडर इकोनॉमिक्स पर दिया गया है तो उनको पुरस्कार देकर आप सम्मानित करके उनको तो कर ही दें, लेकिन समाज में उस पर चर्चा करें उसी सम्मान समारोह, या उसके बाद उस पूरे वर्ष में अगले साल तक जिन जिन विषयों पर पुरस्कार मिला है उस पर चर्चा होनी चाहिए, ताकि लोगों तक कन्वे हो कि क्या उपलब्धि हुई है जिसको हमने पुरस्कृत किया है और समाज में इससे नोबेल की जो इच्छा थी कि समाज में परिवर्तन आए उससे, तो उससे परिवर्तन आए। तो इस तरह से जो पुरस्कार को हम मानव जाति को लाभ पहुंचाने के लिए पुरस्कार दिया जाना चाहिए, ये जो नोबेल का था वो तब तक नहीं होगा जब तक कि हम लोग उस पर चर्चा नहीं करेंगे। आगे पुरस्कार देकर हम सिर्फ उनको हटा नहीं देंगे। तो ये है। धन्यवाद सर। देखिए, ये विश्व के जो प्रतिष्ठित पुरस्कार हैं, ऑस्कर, नोबेल, बुकर, रेमन मैग्सेसे रवीश कुमार को मिला था, पुलित्जर, ग्रेमी और पेन, ये नाबोको। अभी जो इस बार सर ने जैसा बताया नोबेल पुरस्कार मिला है उनको, और वहाँ का जो साहित्य नोबेल पुरस्कार मिला है, नॉर्वे के जॉन साहब हैं,
उनको मिला है। तो जब चयन समिति ने ये स्पष्ट किया मिलने के बाद कि आखिर हमने इनको क्यों चुना, तो ये जितने भी मैंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो प्रतिष्ठित पुरस्कारों के बारे में बताया, ये पुरस्कार उनको मिलता है जो कोई नहीं कर रहा है, अलग हटकर कर रहा है, नया कर रहा है, सोचने का तरीका, देखने का तरीका, लिखने का तरीका, जो शायद इसके पहले किसी ने मिला, मतलब अपना नया करते हैं। तो जॉन साहब के बारे में भी चयन समिति ने ऐसा ही बताया कि कहने का अंदाज अलग है, शायद दूसरे ने नहीं कहा इस पर। अब बात यह है कि जो नोबेल का अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार, गांधी जी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत काम किया और शांति के लिए गांधी जी को जाना जाता, लेकिन उनको आज तक नोबेल का शांति पुरस्कार नहीं मिला। कई बार जैसे होता है ना, शॉर्ट लिस्ट में नाम आया 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 फिर चला गया। कई कारण हो सकते हैं, राजनीतिक कारण, कई कारण होते हैं, नहीं मिला। आखिर में 1947 में नाम आया उनका कि अब इनको दिया जाएगा, और बाद में उनकी डेथ हो गई। तो चयन समिति ने ये कहा कि नहीं, मरणोपरांत नहीं दिया जाएगा, ये पुरस्कार जीवित को ही दिया जाएगा। देखिए, तो यहाँ पर शर्मा जी एक बात की कहनी, चयन समिति जो ये जितने प्रतिष्ठित पुरस्कार हैं बहुत ईमानदारी से काम करते हैं, ऐसा हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, सुनते हैं विदेशों में। लेकिन चयन समिति ने आखिर ऐसा क्यों किया कि गांधी जी को शांति पुरस्कार नहीं मिल पाया? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ राजनीति है इसमें। निश्चय ही राजनीति ये है कि गांधी जी के साथ ये हुआ था उनके पुरस्कार के लिए कि जो समिति है उस समिति में मतभेद थे। मतभेद इस कारण था कि उस समय ब्रिटेन को ये छोड़ के जाना था जी हाँ, और अमेरिका और उन लोगों का संबंध ऐसा था कि उसमें दरार आ सकती थी अगर जिसने उनको बाहर किया उनको ही पुरस्कृत कर दिया इन्होंने। और उनका नाम था गांधी जी का, और गांधी जी का फिर वो अमेरिका और उन लोगों का संबंध उस समय, और ये लोग बहुत दुखी थे कि हमको निकाल दिया गया भारत से। तो हालांकि हालत ये थी कि उन्होंने कोई कृपा करके आज़ादी नहीं दी, उनकी स्थिति ऐसी हो गई थी कि भारत में और वो 2-3 साल के बाद शासन चला नहीं सकते थे, उनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई थी ब्रिटेन की। तो इसके बाद जो स्थिति आई है उसमें हमको यही कहना है कि गांधी जी का वो रह गया, तो फिर उसके बाद रह गया, उसके बाद फिर इन लोगों ने उसको उठाया नहीं। और दूसरी चीज ये है कि जो इसको कहते हैं कि मतलब बिल्कुल चमकीला नक्षत्र जो राजनीति का है उसको नोबेल पुरस्कार देने से ये लोग बचते हैं, जो जिसका कि बहुत जिसने इतिहास को मोड़ दिया है उससे थोड़ा ये इनको परहेज है। उस रास्ते पर चलने वाले को देते हैं। आप देख लीजिए कैलाश सत्यार्थी, गांधी जी का ही रास्ता अपना के वो सारे उन लोगों को वो कहते हैं, और ये अब सब नोबेल पुरस्कार में। तो ये जो पुरस्कार है, तो ये मुझे लगता है कि ये स्थिति है। और एक चीज और मैं बताऊं किशोर जी, जो पुरस्कार चयन समिति है जैसे फिल्म का या इसमें कई बार रहने का मौका मिला है, इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम जो बात कहते हैं कि हम इसलिए इस फिल्म को चुन रहे हैं, पुरस्कृत करना चाहते हैं, या जूरी में दूसरा आदमी है वो भी जो कहता है, उसकी राय को बताना चाहिए कि क्यों इसने चुना है। सिर्फ आप घोषणा कर देते हैं कि सर्वश्रेष्ठ है, हमने सर्वश्रेष्ठ क्यों माना उसको, ये बताइए, ये बहुत जरूरी है। इसका असर होगा, इससे लोग समझेंगे कि फिर सारी मेहनत पूरा यहाँ से असम से, उधर तमिलनाडु से, यहाँ वहाँ सारे फिल्म समीक्षक बुलाए जाते हैं दिल्ली में, उनको रखते हैं अशोका होटल में, आप वहाँ से खेल गाँव में बुलाते हैं, वहाँ मीटिंग होती है 14 दिन, 15 दिन, 20 दिन, और हो गया। अच्छा भाई चुन लिया आप लोगों ने, हो गया, यस लिस्ट दे दीजिए, हो गया, आप घर जाइए आप। लेकिन हमको जो लिख के हमने दिया था वो कहाँ गया कुछ पता नहीं। तो जो लिख के हमने दिया है उसको सामने लाना चाहिए, ये बहुत ये जैसा कि शर्मा जी ने कहा करोड़ों के पुरस्कार होते हैं, निश्चित रूप से करोड़ों के पुरस्कार होते हैं। जो देश के पुरस्कार हैं, अभी हाल ही में जैसे बुकर प्राइज गीतांजलि जी का
श्री को मिला 50 लाख रुपए का पुरस्कार। हाल ही में 4-6 महीने पहले 41 लाख रुपए का विनोद कुमार शुक्ल रायपुर के पेन नाबोको पुरस्कार मिला है उनको। और अभी 11 लाख रुपए का पुरस्कार मधु काकरिया को मिला है, वरिष्ठ साहित्यकार हैं। वो भी गाँव पर, गरीबों पर, जो जनजीवन है, इसकी संस्कृति, उस पर लिखते हैं। तो उनको श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को पुरस्कार 11 लाख रुपए का मिला। हमने जब उनसे बातचीत की तो हमने कहा कि बधाई हो, आपको 11 लाख रुपए का पुरस्कार मिला है। तो उन्होंने कहा कि केशव जी, अगर ये 11 लाख रुपए 11 लेखकों को 1-1 लाख रुपए मिलते तो मुझे ज्यादा खुशी होती। तो हमने कहा यार, लोग तो कहते हैं कि हमको ये 50 लाख का 1-1 करोड़ का पुरस्कार मिलना चाहिए, और आप तो कह रही हैं ऐसी बात। तो उस तरह से बातचीत हुई। अब हम सौरात्मिका मिश्रा हैं, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं, ईपी हैं, और यशराज में बड़े बड़े बैनर में बड़े बड़े स्टारों के साथ आप काम कर चुके हैं। तो उनसे पहले उनके विचार जानेंगे, फिर उनसे प्रश्न भी करेंगे। आप अपने विचार बताएं पुरस्कारों के बारे में। वैसे मैं सबसे पहले आप सब लोग को नमस्कार करती हूँ, और आज माता शैलपुत्री जी का पहला दिन है, तो उसकी आप सबको शुभकामनाएं देती हूँ। और क्योंकि आज हम दुर्गा जी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो मेरा जो आज जो चयन था, जब केशव जी से बात हुई तो मैं कल से इस विचार में सोची थी मुझे किस चीज़ पे बात करना चाहिए। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं वुमेन ओरिएंटेड पे बात करूंगी, क्योंकि मैं खुद महिला हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं ये देखूंगी क्या ये जो पुरस्कार दिए जाते हैं उनके पीछे, जैसे सर ने बताया मंशा, और जो आपको जो उसकी जो रूपरेखा दी है, मैं उसी बात को आगे ले जाना चाहती हूँ। तो जैसे उन्होंने कहा कि पुरस्कार का मतलब क्या होता है, पहले आप किसी का अभिनंदन करते हैं, किसी को आप सम्मान देते हैं, किसी को अतिथि की तरह उसको मान देते हैं, एक सर्टिफिकेशन देते हैं। हम जैसे अपने घर में भी देखते हैं कि अगर किसी बच्चे ने कोई अच्छा काम किया तो अंकल आंटी जो मोहल्ले के होते थे वो भी हमको शाबाशी देते थे। तो एक तरह से शाबाशी का एक हमने उसको एक रूपरेखा दे दी है, राइट। क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि अपने अंदर जो आप कार्य करते थे, राइट, आप उस कार्य में थोड़ा बेहतर होते जा रहे हैं। तो उसकी वही चीज हमें एकेडमिक्स में मिलती है, हमें ग्रेड्स मिलते हैं, हमें सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, हमको शील्ड्स मिलती है। वही चीज जो थी, उस चीज को बढ़ावा देने के लिए, और समाज में आदमी जब अपने कार्य में बहुत व्यस्त होता है और जब कार्य करता है तो बहुत अनूठा और अकेलापन महसूस करता है, राइट। क्योंकि आप कार्य में इतना जुड़ जाते हैं कि आप भूल जाते हैं कि आप क्या कार्य कर रहे हैं और आगे पीछे क्या हो रहा है। तो उसको आगे कहना कि आइए मैं आपको शाबाशी देता हूँ कि आप अपने कार्य में जुड़े हैं। यहाँ से पुरस्कार यानी कि आपको, यानी कि आप किसी पराया को, आप उसको एक अभिनंदन कर रहे हैं, उसको मान दे रहे हैं, सत्कार कर रहे हैं, जिसको कहते हैं लिहाज कर रहे हैं, राइट। तो ये बात वहां से शुरू की। तो जैसे सर आपने नोबेल पीस की बात करी, तो मैं इससे पहले बात बताना चाहूंगी। तो आई डोंट नो इफ यू ऑल नो द नेम ऑफ मैडम क्यूरी, राइट। मैडम क्यूरी गॉट अवार्ड इन 1911 फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। शी इज द ओनली लेडी अक्रॉस द ग्लोब जिनको 2 बार अवार्ड मिला, राइट। अब ये अपने में ही बदलाव सोचिए, आज से मैं 111 साल पहले की बात कर रही हूँ, उस शताब्दी में क्या रहा होगा, कैसे लोगों ने अपने विचार रखे होंगे। और आप ये देखिए, क्योंकि पुरुषों का जो गठन होता था, जो चयन करते थे, उसमें एक लेडी का आना एक अपने में बहुत बड़ी बात थी। तो शी वाज द फर्स्ट वन टू रिसीव इट, एंड नॉट वंस बट ट्वाइस। तो लेकिन क्योंकि उनको 2 बार अवार्ड मिला, तो लोगों ने उनके ऊपर बहुत छिटाखानी करी, बहुत उनको कहते हैं ना, बहुत उनकी निंदा करी। तो उस निंदा से बहुत परेशान हो गई थी और अपने में रुदन में अपने में चली गई, जिसको कहते हैं कि आज की भाषा में जिसको कहते हैं रुदाली। वो अपने मन में बिल्कुल एक रुदन की तरह बैठ गई थी, जिनको 2 बार अवार्ड मिल चुका है। तो हमारे आइंस्टाइन साहब ने उनको एक पत्र लिखा। वो पत्र आप कहीं भी पढ़ सकते हैं, उनके 5000 पन्नों के लेखन में वो पत्र अभी आज भी छपा हुआ है। लेकिन मैं आपको उसका मूल मंत्र बताती हूँ कि देखिए, अगर आपको किसी को आशीर्वासन देना है या किसी को प्रेरणा देनी है या किसी को शाबाशी देनी है तो कैसे देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आप ये मत भूलना मैडम क्यूरी कि जो लिखते हैं, सॉरी सर आप पत्रकार हैं, जो निंदा जो करते हैं लोग, वो पत्रकार में कॉलम जब आता है वो इतना आता है, तो आप इसको रूलर से नाप सकते हैं, यानी कि ये 6 इंच है, राइट।
मनस्बत 2 इंच इधर 6 इंच इधर, लेकिन जो आपका काम है वो 6 फुट लंबा है। तो आप जब इस रेशियो से अपने आप को मापदंड रखेंगे तो आपको ये जो लोग निंदा कर रहे हैं या आपकी काम से खुश नहीं है, आप उसको इग्नोर कर सकते हैं, राइट। तो इससे अब आप आगे जाइए। तो आज तक 2023 तक सिर्फ 65 वुमेन को अवार्ड मिला है, इंक्लूडिंग क्लॉडिया, यानी कि, और मैडम क्यूरी को 2 बार ही मिला, यानी कि 64। सो भी रेशियो बहुत बड़ा है। 773 में से हम सिर्फ 64 में मापदंड को कर पाए हैं, राइट। आप आगे आइए। सो नाउ आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल ऑफ लेट्स से, और दूसरी चीज ये है कि जो सर ने कहा कि नोबेल प्राइज किसको मिलता है, राइट। आप अपने कार्य में पारंगत हो सकते हैं, आप अपनी क्षेत्र में बहुत आगे जा चुके होते हैं, आपने कोई चीज नया भी किया होगा, लेकिन आप सिर्फ साइंस नहीं करें। फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर इज अ साइंटिस्ट, ही इज नॉट ओनली अ साइंटिस्ट। अगर आप उनकी बायोग्राफीज पढ़ें तो आप देखेंगे कि वो वुड वर्क भी करते हैं, मेटल वर्क भी करते हैं, म्यूजिशियन भी हैं। एक डॉक्टर फेरियो हैं जिनको लिटरेरी अवार्ड मिला है, तो वो प्ले राइट थे। तो ही वॉज अ प्ले राइट। तो वो कभी कभी, जिसको हम राइटर्स ब्लॉक कहते हैं, तो वो नहीं कर पाते थे, तो उनको एक दूसरी कला थी उनके पास, ड्राइंग की। तो वो स्टेज डायरेक्शन ड्राइंग से करते थे। तो आप ये देखिए कि दोनों का मिश्रण करके वो प्ले राइट अच्छे बने, राइट। सो यू हैव टू हैव मल्टीपल, जिसको हम पॉलीमैथ कहते हैं, पॉलीग्राफ जिसको हम लोग कहते हैं, यू हैव टू हैव मल्टीपल एस्पेक्ट्स ऑफ टैलेंट्स। आप एक से लेके नहीं कर सकते हैं। तो आप जितने भी साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, दे आर मल्टी फैसेटेड। तो अगर आपको कोई कहता है कि आप खाना अच्छा नहीं बनाते, तो डोंट माइंड, बिकॉज वन ऑफ द साइंटिस्ट हैज रिटन द बेस्ट कुकरी बुक, राइट। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको पारंगत हर चीज में होना चाहिए, क्योंकि वो उनका मानना है कि जैसे आप कुकरी कर रहे तो शायद आपकी जो साइंस की जो मैथ्स है या जो फॉर्मूला है वो काटते हुए उनको मिल गई है, बिकॉज यूर रिलैक्स्ड। एंड दैट्स व्हाट दे से। मैथ्स की अगर आपको आंसर्स नहीं आते, आप सो जाइए, सुबह सुबह आपको आंसर्स अपने आप आ जाएंगे। सो दैट्स द वन। Now coming to Grammys, which has been most celebrated awards for music. Again, as I said, I'm here to talk about women. So the highest women is Beyonce with 32 awards. You have Adele with 15, and I think you have Alicia again with 18 and stuff like that. So women are topping. But 84 are with men. So we have a long gap. वो मापदंड अभी भी लंबा है, right? Now coming to भारत रत्न अवार्ड, हमारे जो इंडिया में दिया जाता है, only 5 women are awarded. इंदिरा गांधी, एम एस सुब्बालक्ष्मी जी, मदर टेरेसा, अरुणा सेफ जी और लता मंगेशकर जी। तो आप ये देखिए सिर्फ 5 को मिला है। तो अभी तो कहते हैं ना, खेल बहुत लंबा है, लड़ाई बहुत लंबी है, राइट। एंड कमिंग बैक टू अगेन स्पोर्ट्स, आई वाज रीडिंग अबाउट स्पोर्ट्स, राइट। हमारे स्पोर्ट्स अवार्ड दिए जाते हैं, अर्जुन अवार्ड है, उसमें राजीव अवार्ड है, खेल रत्न अवार्ड है, ध्यानचंद जी का अवार्ड है। अगेन आई वेंट थ्रू द वेबसाइट एंड आई नोटिस आउट ऑफ 89 women are only 54. और आप अभी का देख लीजिए एशियन गेम्स में what we होता है, right? So I'm just saying this is a long way to go. और मेरा कहने का सिर्फ इतना ये नहीं, मैं यहाँ पे ये नहीं कह रही कि जेंडर इक्वालिटी, जैसे सर ने कहा, पे पैकेट है। आप फिल्म फेयर अवार्ड्स में देख लीजिए या कोई भी हमारे जो मीडिया रिलेटेड अवार्ड्स हैं, women are quite behind, right? लेकिन इसका अगर हम मूलतः पीछे जाएं तो आप ये देखिए कि आप कोई भी पुरानी इंग्लिश मूवीज देखिए, ईरानियन फिल्म्स देखिए, कोरिया से देखिए, या वर्ल्ड सिनेमा जब आप देखते हैं, या हम अपने इंडिया में जब जाते हैं, तो हमें मालूम पड़ता है कि women were only meant to be house makers, right? लेकिन उन्होंने कभी ये ध्यान नहीं दिया कि वो क्या पढ़ा रही है। वो बच्चों को जो संस्कार दे रही है, उसी से तो बच्चा साइंटिस्ट बन रहा है, उसी से इकोनॉमिक्स बन रहा है, क्योंकि माँ ने जो संस्कार दी उसको घर में दिया, और जो गर्भ से देती आ रही है वो कहाँ से दे रही है? वो अध्ययन के लिए तो दे रही है। वो कह रही है कि अपने गुरु को प्रणाम करो, वो कह रही है कि आप अपने सुबह उठ के आप अपना किताबों को पढ़ो। तो वो जो डिसिप्लिन है, वो जो डेडिकेशन है, उसके पीछे जो उनका मूल्य उद्देश्य है, वो तो माँ ही दे रही है ना। तो माँ तो पढ़ी लिखी थी, लेकिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया, राइट। सो अगर आप क्वीन एलिजाबेथ की बात करें, शी माइट हैव नॉट बीन अ ग्रेजुएट ऑफ अनदर डिग्री, बट शी रूल्ड द वर्ल्ड because she knew every topic. आप उनसे किसी भी वर्ल्ड डोमिनियन पे बात कर सकते थे, because she was trained in it. So woman is always trained and she is a multitasker.
हमको ऑक्टोपस ऐसे नहीं कहा जा सकता, राइट? सो इन दैट सेंस आई वाज ट्राइंग टू से वाज कि वुमेन को पहले आगे आने के लिए और पुरुषों की स्पर्धा में आने के लिए बहुत वक्त लगा। तो इसलिए जब आप हिस्ट्री में जाते हैं तो आप देखते हैं कि मुल्तहा वुमेन को नहीं दिया जाता था अवार्ड्स। जब वो रिकग्नाइज ही नहीं होगी तो वो नॉमिनेशन में कैसे आएंगी, और जब वो नॉमिनेशन में नहीं आएंगी तो अवार्ड कैसे मिलेगा, राइट? तो आप जैसे ऑस्कर्स की बात करते हैं तो आई जस्ट सॉ दिस जॉन विलियम्स in 1968 has got 53 nominations. 53 nominations for music. और आज भी 2023 में he got it for Fableman, where we are celebrating Meryl Streep, who has got more than 21 nominations, but she only won 3. Though she has worldwide nominations of 407, out of which she has won 204. वो अपने में बहुत बड़ी, यानी कि उनको हर सेकंड अवार्ड मिला है जिसमें वो नॉमिनेट होंगे, तो ये अपने में बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन अभी भी हमें बहुत कुछ आगे करना है, और ऐसा नहीं है। तो जैसे सर ने कहा कि और केशव जी, जो मैं आपसे अभी कुछ महीनों से जो मुलाकात हो रही है और जो मैं समझ रही हूँ कि विश्व अकेडमी और मालवा रंगमंच जो करता है, हमें अपने समाज में, हमें अपने क्षेत्र में, हमें अपने डिस्ट्रिक्ट में हर एक टैलेंट को शाबाशी देनी चाहिए, उसको पुरस्कृत करना चाहिए, और जो वो कहता है उसकी बात को आगे ले जाना चाहिए, जैसे आपने कहा। और मैं आपको एक और बात बता दूं, सॉरी आई एम टेकिंग ऑल द क्रेडिट फॉर वुमेन हियर, रीजन बीइंग बिकॉज अगर आप कोई भी स्पीच देखें, आप किसी भी मंच की स्पीच देखें, स्पेशली अगर आप ग्रैमीज की देखें, ऑस्कर्स की देखें, और जो मैं ग्लोबल इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं वुमेन की अगर आप एक एक स्पीच को खोल के देखेंगे तो आपको लगेगा कि वो अपनी बात नहीं कह रही है, वो नहीं कह रही थैंक यू मम्मी जी, पापा जी, अंकल, आंटी, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, उन्हें 2 मिनट में ये पहली बात कह दी, लेकिन अगर उनका 5 मिनट का जो कहने का जो तात्पर्य है वो सिर्फ ये है कि वो चाहे वो जेंडर डिस्पैरिटी हो, चाहे वो इंक्लूसिविटी हो, चाहे वो महिलाओं के प्रति या समाज के प्रति बड़ी बात हो, लेकिन जब आप जेंट्स को देखते हैं वो स्पीच देते हैं, वो सिर्फ अपनी बात करते हैं। उन्होंने कभी भी समाज में, कभी भी एक समाज को आगे लाने के लिए कभी भी उदाहरण पूर्वक या उद्देश्य पूर्वक या कोई एक लक्ष्य लेकर कोई भी बात नहीं करी है। तो ये जब मैंने ये स्पीचेस को नोटिस किया तो मुझे लगा तभी तो हम पीछे हैं, क्योंकि जो स्टूडियोज के हेड है वो तो मेन बैठा है, तो पैसा तो वही खर्च कर रहा है। अगर वो पैसा इन चीजों में बात में वो समझ ही नहीं रहा है तो वुमेन ओरिएंटेड या वुमेन सब्जेक्ट्स आगे नहीं आएंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वुमेन ओरिएंटेड ही होना चाहिए, क्योंकि जब टैलेंट होता है तो वो जेंडर न्यूट्रलिटी होता है। टैलेंट का कोई मतलब नहीं है कि आप मेल है, फीमेल है, LGBTQ से होते हैं, टैलेंट होता है। क्योंकि जब जो आर्टिस्ट होता है वो ये नहीं देखता कि मैं किस शरीर से हूँ, किस उंगली से रचना बना रहा हूँ या किस कलम से लिख रहा हूँ, वो सिर्फ शब्दों को देखता है, और शब्दों का जो भाव होता है वो जेंडर न्यूट्रलिटी में बहुत बिलीव करता है। तो इसी बात को मैं अपना करते हुए अपने आप को रख देती हूँ। जैसा कि स्वरात्मिका जी ने महिलाओं के बारे में बात बताई है, अरुणा राजी राइटर, एडिटर और डायरेक्टर, जिन्हें 5 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले सरकार के, 5 राष्ट्रपतियों ने दिए उनको अलग पुरस्कार, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात कि जो स्लम डॉग के लिए जो ऑस्कर मिला है गुलजार साहब को, बहुत न्याय किया ऑस्कर चयन समिति ने। वहीं दूसरी तरफ जब फिल्म फेयर पुरस्कार होता है तो यहाँ पर कई गीतकार और लेखक निराश हो जाते हैं कि ये पुरस्कार हमको मिलना था, हमें क्यों नहीं मिला। कहीं ना कहीं उनकी जो तकलीफ होती है वो जब जाहिर हो जाता है कि वाकई इनको मिलना चाहिए, इनको क्यों मिला। तो आप इतनी वरिष्ठ फिल्म निर्माता हैं, फिल्म फेयर में जिस तरह से जो बातें होती हैं कि क्या इसके बारे में कई जिन्हें मिलना चाहिए उन्हें नहीं मिलता है, और दर्शक, श्रोता, पाठक, मतलब जो फिल्म सभी ये चाहते हैं कि ये गीत अच्छा था, ये कहानी अच्छी थी, इसको मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। सर जो पहले एक्चुअली क्या था, जब मैं इस फील्ड में नहीं आई थी तो मैं भी एक श्रोता के रूप में ऐसे ही सोचती थी जी। लेकिन जब से मैंने काम करना शुरू किया फील्ड में, मीडिया में, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग हुई है आज 25 सालों में, वो ये हुई है कि बहुत सारे गीत या बहुत सारा आपने जो टैलेंट देखा है, चाहे वो एक्टर्स का देखा है या एडिटिंग का देखा है
या साउंड डिजाइनिंग का देखा या सिनेमेटोग्राफी का देखा, जो भी हमारे यहाँ अलग अलग कैटेगरीज आप देखते हैं, आपको लगता है कि इसको मिलना चाहिए, उसको मिलना चाहिए, XYZ कॉम्पिटिशन है या जो भी है, लेकिन एक चीज हमें नहीं भूलनी चाहिए, वो है सक्सेस, पॉपुलैरिटी, राइट। जो आपको बहुत गीत ऐसे भी होते हैं जो आपके मन को छूते हैं लेकिन वो चले नहीं, राइट। या बहुत काम ऐसा होता है जो बहुत अच्छा होता है लेकिन वो कमर्शियली सक्सेस नहीं हुआ। तो जब ये अवार्ड में देखा जाता है आपको सक्सेस तो पॉपुलैरिटी देखनी पड़ेगी ना। पॉपुलैरिटी का मेरा मतलब ये नहीं है कि ये गलत चीज है, ये अच्छी चीज है, यानी कि आपने इतने लोगों को के दिल को छुआ, तो आप उसको एक पॉजिटिव चीज में भी देखिए। तो ये नहीं है कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कुछ गलत चीजें नहीं होती है, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि उसका जो मूल भाव है उसमें ये नहीं है कि मुझे इसको करना है, मुझे उसको करना है, ये नहीं भाव होता है। पहले भाव यही होता है कि इस गाने की पॉपुलैरिटी सबसे ज्यादा रही, राइट। लाखों लोगों ने इस बात को सुना और उसको पसंद किया, तभी तो सुना, राइट। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मार्केटिंग से चला, क्योंकि बियॉन्ड अ पॉइंट वो चीज यही तक ऐसे जैसे गाने तो आजकल शराबी वाले गाने भी खूब तो चल रहे हैं ना सब। देखा, लेकिन उनको थोड़ी मिल सकता है। नहीं, लेकिन मेरा कहने का मतलब है वो कंपटीशन में जाते भी नहीं है ना सर, राइट। तो मेरा कहने का मतलब है कि बहुत सारी चीजें हैं, राइट। अभी बहुत बड़ा केस हुआ था जो ये गली बॉय के गाने के लिए, लेकिन लोगों ने पसंद किया, गली गली बच्चा वो गा रहा था, राइट। ऐसे ही गाना आया था सड्डा हक इत्थे रख, उसको एक पॉलिटिकल भी बन गया और लोगों के मन में भी आ गया और टीनेजर्स ने उसको रिबेलियन की तरह भी रखा। पठान के गाने का भी बहुत केस है। तो मेरा कहने का मतलब है कि हर गाने का एक तात्पर्य होता है, उसकी एक चर्चा होती है और उसकी पहुंचने का एक जो पाए जिसको कहते हैं, ऑडियंस का जो पाए वो पहुंचा, तो उसने अपनी जो एक दरिया थी वो तो पार करी ना, तो आप उसको सम्मानित कैसे नहीं कर सकते, ये मेरा कहने का मतलब था। अच्छा, चलिए धन्यवाद सर जी। सुरेश जी, ये जो पत्रकारिता के लिए निश्चित रूप से पूरा भारत तो मानता ही है रवीश कुमार की पत्रकारिता निडर, निष्पक्ष और जो अपने थोड़े उससे कहते हैं वो बात सही कहते हैं, तो वही जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रतिष्ठित पुरस्कार है पुलित्जर, वो उन्हें मिला है। तो वाकई चयन समिति ने निर्णय किया, जो कि हो सकता है भारत सरकार से भी नाराजगी मिली हो उनको, है ना, लेकिन वो समिति ने न्याय किया। इसके बारे में असल में रवीश कुमार और ये जिस तरह की पत्रकारिता ये करते हैं, तो वो प्रभास जोशी की परंपरा है, जो आप उसके पीछे जाएंगे तो और पीछे बाखला चतुर्वेदी और इन लोगों की परंपरा है। तो प्रभास जोशी कहते थे कि सब जनसत्ता का जो उन्होंने बनाया था कि टैगलाइन कि सबको खबर दे, सबकी खबर ले। तो ये जो पत्रकारिता है इसमें न तो अब सबको खबर दी जा रही है और खबर किसी की लेने की तो बात ही नहीं है, और तो इस तरह से एक पत्रकारिता का जो दौर है उसमें ये गतिरोध आ गया था। तो ये इससे टूटता है जब इस तरह के लोग सम्मानित होते हैं कि उनका भी ये है। दूसरा ये है कि रामनाथ गोयनका पुरस्कार जो पत्रकारिता के लिए है, तो उसमें भी वो ऐसे लोग पुरस्कृत किए जाते हैं जो सोशल और पॉलिटिकल और इसमें जनपक्ष की पत्रकारिता जो लोग करते हैं, तो वो पुरस्कृत होते हैं। तो इसमें रवीश कुमार है या और भी लोग हैं, तो पुण्य प्रसून वाजपेयी हैं, विशाल शर्मा हैं, तो ये लोग अपनी बात रखते हैं और लोगों तक अपनी बात पहुंचाते हैं। और बल्कि इनका तो कहना ये है कि ये लोग लोगों तक बात पहुंचाते हैं, खबर पहुंचाते हैं, लेकिन लोग जो सोच रहे हैं वो भी बताते हैं। ये महत्वपूर्ण है। जो आज जो मीडिया है, मीडिया का जो रूप हो गया है, वो अब देखिए जैसे हंगामा था राजनीतिक अपने देश में, और जो पुरस्कार ईरान की उस महिला को मिला वो खबर दब गई। वो सुबह में एक बार चल के, और जबकि वो कितनी बड़ी खबर है,
कि वो इतने समय से जेल में है और उसके काम को सराहा गया है, और ये एक महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात मैं एक और कहना चाहता हूँ, ये पद्धति बदली जानी चाहिए। वो ये है कि जो पद्मश्री मिलता था पहले, और तो उसमें क्या था कि जो राजनीतिक दल है या राजनीतिक सत्ता जिसकी है, वो अपनी चॉइस से अपना एक विशेषज्ञ चुनते थे और कहते थे कि आप पद्म विभूषण ये सबका चयन करिए, और उस सबका नाम लिस्ट होता था। अब पिछले कुछ समय से ये हो गया है कि आप लोग नाम प्रस्ताव भेजिए, मतलब किसको पद्मश्री दिया जाना चाहिए, ओपन है, और इसमें लोग भेज रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि जिसको पद्मश्री लेना है वो मुहिम चलाता है और आपको 25,000 लोगों से भिजवा देगा। तो इस तरह का क्योस एक फैला हुआ है, क्योंकि होना ये चाहिए कि जैसे पद्मश्री, अच्छा उसके बाद वो ये कहते हैं कि साहित्यकारों को बहुत मिल गया, कलाकारों को बहुत मिल गया। अब वो ऐसे लोगों को दो जो गांव में काम कर रहे हैं, तो उनको ही दीजिए, उनको भी दीजिए, हाँ, उनको दीजिए जो गांव में काम ठीक है। गांव में कुछ लोग हैं जो कुटीर उद्योग चला रहे हैं, वो उन लोगों को, तो उन लोगों के लिए भी एक कोटा रखिए, और बाकी भी साहित्यकार, पत्रकार सबके लिए, और एक सभी विचारों के लोग हो समिति में, ऐसा कीजिए, ऐसा रखिए, और तभी आपका सही रिप्रेजेंटेशन हो सकेगा। तो ये मेरी राय है। और पत्रकारिता के बारे में जो पुरस्कार है उसमें आज तक क्या कारण है कि पत्रकारिता का पुरस्कार, चाहे पहले की सरकार रही हो, चाहे अब की सरकार है, वो पत्रकार को दूसरी तरह से उपकृत करने के प्रयास में रहते हैं कि उनको सुविधा थोड़ी मिल जाए, थोड़ा वो हो, लेकिन उनको वो इसके लिए पुरस्कृत करने के लिए पुरस्कार की घोषणा किसी सरकार ने नहीं की है कि ये हम मीडिया का पुरस्कार घोषित कर रहे हैं। तो ये होना चाहिए। अच्छा सर, देश में विदेश में जो ये प्रतिष्ठित पुरस्कार होते हैं, सरकार के भी होते हैं और निजी संस्थाओं के ज्यादा हैं। जितने लाखों करोड़ों के जो पुरस्कार हैं, सरकार निजी संस्थाएं ज्यादा देती हैं। तो ऐसा जब निजी संस्थाएं देती हैं तो किसी के नाम से होता है, सरकार भी किसी के नाम से देती। तो ऐसा कोई आपके मन में ऐसा कोई उदाहरण देखा है आपने कि किसी एक व्यक्ति के नाम से पुरस्कार है और उससे ज्यादा कोई महान व्यक्ति या मूर्धन्य साहित्यकार है, लेखक है, कलाकार है, उसने उस पुरस्कार उनके नाम से लेना मना कर दिया कि यार ये इनके नाम का पुरस्कार मैं नहीं लूंगा? ये हमारी जो अपनी भारतीय सोच की परंपरा है, और ये उससे ये बिल्कुल ही, ये तो अहंकार है। हमको अगर एक छोटा सा बच्चा है, उसने अगर कोई दुनिया में सबसे बेहतर कोई काम किया है, और हमारी उम्र अगर 70 साल है, और उसके नाम से कोई पुरस्कार है और हमको अगर मिलता है, मुझे गौरव होना चाहिए। हमको इसके लिए कि वो छोटा है, हम बड़े हैं, तो ये इसमें नहीं चलता है कि ये उपलब्धि, ये तो आपका सैकड़ों साल तक आपकी उपलब्धि रहने वाली है और उसकी भी रहने वाली है। तो इससे नहीं नापा जाता है कि मैं बड़ा हूँ और वो छोटा है और वो पुरस्कार हमको कैसे प्राप्त होगा। तो इसलिए अगर किसी के, अच्छा ऐसा है कि कोई भी पुरस्कार अगर मिलता है किसी को, तो जाहिर है कि जिसके नाम पर पुरस्कार है उसने भी कुछ किया है ना, उसने किया है, और आपको अगर वो श्रद्धा से सम्मानित किया जा रहा है तो उसको टालने का क्या मतलब, उसको टालने का सही मेरे ख्याल से नहीं है। नहीं, ये घटना घटित हो चुकी है कि महान गायिका का नाम से पुरस्कार महान संगीतकार ने लेने से मना कर दिया था कि नहीं, मैं इनके नाम का पुरस्कार नहीं लूंगा, वो मेरा काम अलग है, उनका अलग है, मैंने गवाया है, मैं संगीतकार हूँ, गायिका, इस तरह से ये घटना घटित हो चुकी है। हाँ, असल में जिनके बारे में आप कह रहे हैं, मैं कहिए तो उनका नाम मैं अगर ले सकता हूँ तो मैं लेता हूँ। तो वो लता मंगेशकर और ओपी नैयर, उनके बीच का ये है
तो लता मंगेशकर और ओपी नैयर का ये जो उन्होंने कहा ओपी नैयर ने, वो लता मंगेशकर जो लता मंगेशकर है उनकी वजह से नहीं कहा है, उन लोगों का कुछ व्यक्तिगत मामला था, व्यक्तिगत झगड़ा था उन लोगों का। और इसके लिए वो लता मंगेशकर, सब लोग जानते हैं, आप सब लोग, कि लता मंगेशकर उनके संगीत में बहुत समय तक लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी दोनों साथ नहीं गाते थे, क्योंकि वो उनमें कोई किसी मुद्दे को लेकर तनाव हो गया था। तो ओपी नैयर ने जो तनाव था, इसी कारण लता मंगेशकर जैसी गायिका उनकी आवाज का इस्तेमाल न करके सारा जीवन उन्होंने आशा भोसले की आवाज का इस्तेमाल, उन्होंने कोई मौका नहीं दिया। मतलब लता मंगेशकर को कौन मौका देगा, किसके पास उनसे उन्होंने नहीं गवाया। और लता मंगेशकर भी अपना वो करती रही, मतलब कोई इसके लिए उनको कोई अफसोस नहीं था। तो और अगर ओपी नैयर कहते हैं कि हम लता मंगेशकर पुरस्कार नहीं लेंगे, तो जिस तरह ओपी नैयर भी उतने ही महान संगीतकार है, पंजाब की धुनों को जो जिससे उन्होंने समृद्ध किया बॉलीवुड को, तो उससे कम बड़ी लता मंगेशकर नहीं है। लता मंगेशकर कभी की भी दुनिया विशाल है और मतलब उसका कोई अंत नहीं है जो काम उन्होंने किया है। उनका भी ओपी नैयर का भी है, दोनों सम्मान्य है। इसलिए ये कहना कि आप लता मंगेशकर, इससे तो आपको नहीं कहा, लता मंगेशकर ने जो काम किया है उससे आपको सम्मानित किया जा रहा है, ये महत्वपूर्ण है। इसलिए लता मंगेशकर को ये मानना कि वो हमसे वो है इंफीरियर है और हम बड़े हैं, तो ये निजी गुस्सा है, निजी परेशानी। अच्छा सर, आपको भी सरकार का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, तो ये जो चयन समिति है, चयन समिति वाकई न्याय करती है और वो योग्य होते हैं कि वो अपने राजनीति या संबंधों के आधार पर चयन समिति लगाते? नहीं, उसमें होता ये है कि जो चयन समिति है उसमें थोड़ी तो विविधता होती है और उसमें जो लोगों की अपनी अपनी राय होती है। तो जैसे फिल्म का चयन करना है आपको कि ये अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में दिखाई जाएगी कि नहीं, तो मान लीजिए कि 7 लोग होते हैं, तो फिर अंत में अगर ऐसा कम होता है, लेकिन कुछ फिल्मों को लेकर विवाद हो जाता है, तो वोट हो जाता है कि जिन लोगों को जिसको 4 दिया, 4 लोगों ने सपोर्ट किया, फिर वो रखा जाता है बाकी। लेकिन कोशिश ये की जाती है कि बहस करके सर्वानुमति से उसको किया जाए, और रेयर होता है कि किसी फिल्म को लेकर के ये नहीं होता है। तो वहाँ पर क्या होता है कि थोड़ा सा ये भी देखना चाहिए कि जिस फिल्म को हम पुरस्कृत कर रहे हैं और हमने अपने फिल्म क्रिटिक की तरह देखा, उन्होंने अपना देखा वगैरह वगैरह सारा है, लेकिन देखना चाहिए कि उसको लोगों ने किस तरह लिया है। जो दर्शक है उसने बिल्कुल क्या रिजेक्ट कर दिया है उसको और हम पुरस्कृत कर रहे हैं, या दर्शकों ने भी उनको वो किया है, सही माना है। और एक नया मानदंड जो हम लोगों ने बहस की थी, कहा था कि उस फिल्म को एकाएक शो करिए और उसमें आप प्रबुद्ध थोड़ा इस तरह के 300 लोगों को बुलाइए, उनको भी दिखाइए और उनको भी, अब सबकी राय तो नहीं जा सकती, तो एक फॉर्म दीजिए, उस पर उन्हें बताइए कि किसका क्या है और उसको भी देखिए और इस राय से मिलाइए, और तब एक कौन सी फिल्म जो है उसको पुरस्कृत किया जाए, इसके बारे में फैसला। नहीं तो सिर्फ 4 लोग फैसला नहीं कर सकते कि ये फिल्म महान है या ये फिल्म कम है। अगर वो करना है तो उसकी सीमाओं को भी मानना पड़ेगा, और अगर उसको फैलाना है तो थोड़ा इसको भी देखना पड़ेगा कि आम लोग क्या सोचते हैं। तो ये मेरा कहना है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि जो मध्य प्रदेश सरकार लता जी के नाम से लता अलंकरण पुरस्कार देती है हर साल, तो पहली घटना तो ये संगीतकार रवि को जब हमने मालवा संगीत सम्मान दिया, उज्जैन पुरस्कार दिया, तो वहाँ पर 3 मंत्री थे हमारे मंच पर, लक्ष्मीकांत शर्मा जो अब नहीं है। तो संगीतकार रवि ने मंच पर ये बात कही संस्कृति मंत्री से कि देखिए, आपकी मध्य प्रदेश सरकार इतना बड़ा पुरस्कार देती है
और मुझे अभी तक ये पुरस्कार नहीं मिला। रवि ने बहुत काम किया है, बहुत हिट गाने होंगे, मिलना चाहिए। फिर उन्होंने दूसरे किस्से भी सुनाए कि मुझे उस फिल्म के लिए मिलना था, गीतकार को मिल गया, उसके लिए मिलना था, इसी कई किस्से सुनाए। तो लोगों ने कहा यार कि ये तो पुरस्कार मांगते हैं। तो जब उन्होंने वहां जिक्र किया तो निश्चित रूप से 2 साल बाद उनको लता अलंकरण पुरस्कार मिल गया। गायिका कविता कृष्णमूर्ति जी को लता अलंकरण मिला था इंदौर में, मैंने उन्हें बधाई दी। और जब मैं मुंबई आया वापस 3 दिन बाद, तो मैंने लता दीदी को फोन किया। लता दीदी मेरा फोन उठा लेती हैं अक्सर लैंडलाइन पर। तो मैंने कहा दीदी ऐसा ऐसा है, ये वो सब बातें हैं। तो उन्होंने कहा केशवराय जी आपसे मुझे आधा घंटे बात करना है। तो मैं कोने में अपना जाकर बातचीत की उनसे। तो उन्होंने कहा ये तुम बता रहे हो सही बात है, लेकिन मैं एक बात पूछना चाहती हूं कि क्या हृदयनाथ को ये पुरस्कार नहीं मिलना चाहिए? ये पुरस्कार जब शुरू हुआ था 5 साल तक तो मुझसे राय लेते थे, किसको देना है, किसको नहीं देना है, क्या करना है। लेकिन अब 20 साल से कोई राय नहीं लेते, कोई बोल नहीं करते, ना कोई बातचीत करते। तो ये मेरा दुख मैं किससे कहूँ? तो मैंने कहा दीदी आपने मुझसे कह दिया, 2 मिनट बाद में फोन करता हूँ। और देखिए इत्तेफाक की बात, कभी कभी तो दोस्त फोन नहीं उठाते हैं, और लक्ष्मीकांत शर्मा संस्कृति मंत्री ने मेरा फोन उठा लिया। तो मैंने कहा भाई साहब ऐसी बात है, वो डिजर्व करते हैं, वो पूरा ये हो। तो बोले ठीक है, उनका बायोडाटा मंगा लो। तो मैंने दीदी को कहा, मैंने कहा दीदी मंत्री जी ने कह दिया है, बायोडाटा है, और इस साल का पुरस्कार हृदयनाथ जी को मिला, वो मिल गया वो। ऐसे ही एक गायिका है, हम उसके साथ दिल्ली गए कि पद्मश्री के लिए। तो वहां पर जब कुछ अधिकारियों ने बातचीत की तो बोले केशवराय जी इसके बाल सफेद होंगे जब इसे पद्मश्री मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं तो पद्मश्री किन किन को मिला है क्या बताएं आपको, लेकिन जिन्हें नहीं मिला है पूरा संगीत जगत दुखी इस बात से, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को अभी तक पद्मश्री नहीं मिला है। अब बताइए किससे करें? ये क्या है चयन समिति? क्या दिखता नहीं है क्या उनको? कहीं ना कहीं निश्चित रूप से चयन समिति को भी बताना पड़ता है कि हाँ ये है, इन्होंने ये काम किया है। वो ना तो रिसर्च करती है, ना ध्यान करती है कि किसने क्या काम किया। कहीं से ऊपर से आदेश आ जाता है, ये आ जाता है, जो भी आ जाता है। तो इस तरह का बहुत सी घटनाएं हुई हैं, और अब आगे कितना होगा नहीं होगा, लेकिन ये हो रहा है। और दूसरी तरफ ये भी लोग कहते हैं कि आज तो बाजारवाद है, सारे अवार्ड बिकते हैं। अब वो कहाँ तक सच है, कितना सच है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात पक्की है कि मार्केटिंग प्रमोशन तो बहुत जरूरी है। साहित्य में भी जब एक मूर्धन्य साहित्यकार खूब लिखता है, उसकी लेखनी कमाल करती है उस समय, लेकिन उस समय वो मार्केटिंग पर ध्यान नहीं देता है, अपनी मार्केटिंग नहीं करता है, प्रमोशन नहीं करता है। लेकिन जब सालों बाद हो सकता है उसकी लेखनी में उस समय उधार ना हो, उस समय उस सब लोग या रिश्तेदार जब उससे कहते हैं कि ये कल आया उपन्यासकार लेखक, इसको तो प्रतिष्ठित पुरस्कार मिल रहे हैं, आपको क्यों नहीं मिल रहा? तो उस समय वो प्रयास करता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। सर आई वांट टू ऐड समथिंग। जी, समय पर होना चाहिए। जी बताइए। तो जैसे आपने कहा ना, जो साहित्यकार होता है या जो कलाकार होता है, वो मूलतः अपने जो संगीत या अपने शब्द जो कलम है उस पर ध्यान देता है। ही और शी वो पीआरओ नहीं है, वो मार्केटिंग का बंदा नहीं है, उसको ये समाज में कैसे खिलौने को बेचना वो नहीं आता, राइट? तो जैसे आपने कहा, जैसे गीतांजलि, शी गॉट द बुकर प्राइज, राइट? उन्होंने तो हिंदी में लिखा ना, लेकिन उसका अनुवाद जिस लेडी ने किया है इंग्लिश में, वो भी तो उतनी ही अधिकार है, क्योंकि अगर उन्हें शब्द सही नहीं लिखे होते तो वो नॉमिनेट ही नहीं होती किताब, और नॉमिनेट होकर फिर वो विन नहीं करती। सो यू नीड पार्टनर्स। तो जैसे अगर आपको कोलैबोरेटिव पार्टनर जो एक अनुवाद वाला मिला, ट्रांसलेशन वाला मिला, ऐसे ही हर कलाकार, जैसे आपने कहा बिस्मिल्लाह खान साहब, आप बनारस कभी चले गए थे जब वो जिंदा थे, तो आप देखते उनका रहन सहन इतना सिंपल,
और जो वो गंगा जमुना की जो तहजीब की जो बात करते थे सिर्फ अपनी बात, अपनी शनाई लेके और बनारस से गंगा जी के घाट पे बैठ के, और आप उस समान कालीन के सारे आर्टिस्ट को देख लीजिए, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। उनके रहन सहन में, उनके वार्तालाप में, उनके दिनचर्या में, उनका समाज के साथ उठने बैठने में बहुत नहीं। तो बिस्मिल्लाह खान हमेशा कहते थे कि मेरा अल्लाह से नाता है, मेरा ईश्वर से नाता है, वो मेरी शहनाई में बज रहा है, तो बाकी ये समाज मुझे क्या देगा, राइट। तो ये जो आप बात कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। कई बार हम बहुत अच्छी चीजें जानते हैं, जैसे आपने कहा चाहे गाँव में है, चाहे जो अब जो अवार्ड्स मिलने लगे हैं कुछ सालों से, हम उनके बारे में जानते थे कि इन्होंने इतने ट्रीज लगाए हैं या इन्होंने इतना सब किया है। जो जिस लेडी का नाम बोलूं जो योगा सिखाती है अभी भी, शी इज 91 years old। हम जानते हैं, हम पढ़ते हैं, लेकिन कभी हमने जाके उनको सराहाया या अपने डिस्ट्रिक्ट में भी उनको ये कुछ किया गया, उनको सम्मानित दिया। तो ये बहुत जरूरी है कि जैसे आपने कहा रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल काइंड्स शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, और ये हर सीढ़ी के लेवल पे होना चाहिए। आप पहले अपने डिस्ट्रिक्ट पे कीजिए, फिर वो स्टेट रिकॉग्नाइज करेगा, फिर वो सेंट्रल रिकॉग्नाइज करेगा। आप मालवा में बुलाते हैं तो आपने ये थोड़ी कहा कि मैं सिर्फ मध्य प्रदेश के कलाकार को बुलाऊंगा, यू हैव ओपनड इट पैन इंडिया। तो सिमिलरली दैट ग्लोबल ट्रेडिशन ऑफ आप जो नोबेल प्राइज की आज जो बात कर रहे हैं वो ग्लोबल है, और उनके चयन के लिए कितना मुश्किल है कि क्योंकि हर एक मुल्क में अच्छा से अच्छा साइंटिस्ट बैठा है। और आप साइंटिस्ट की मैंने जब पढ़ाई करी, आई रेड अबाउट 773 people because I've done a documentary called Gurus of Peace on Nobel Peace Prize laureates with Bharat Bala। So जब साइंटिस्ट की बायोग्राफी पढ़ते हैं, none of them have got an award when they publish their papers in late। यानी कि आप मान लीजिए अगर आप 70 साल के हैं या 60 years के हैं और आपने पेपर अब पब्लिश किया तो आपको नोबेल प्राइज नहीं मिलेगा। ये एलोग्रिथम या उनके जो रिसर्च है वो उसने बताया, यू हैव टू प्रिंट योर पेपर मच अर्लियर। उसके 20-25 साल के बाद आपको नोबेल प्राइज मिल रहा है। सो यानी कि आप 40s में यू शुड बी सच अ गुड साइंटिस्ट फॉर यू टू बी रिकग्नाइज्ड बाय द ग्लोबल, बाय द साइंस फ्रेटर्निटी टू से हाँ शायद ये उस लहर में जा सकता है। और आप सोचिए कि 20 साल में तब तक टेक्नोलॉजी या साइंस या रिसर्च कितनी आगे बढ़ जाती है, तो कंपटीशन उनके लिए कितना भारी है। सो इट इज, और नोबेल का वो जैसे आपने कहा, they've never given a scientist post death because they believe in celebrating the people who are here. They need to be recognized, they need to be celebrated, and they need to be given the excellence award. तो ये मेरा कहना है। जी सूरज जी, आपको लेखन में जो राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, इसी तरह से हर विधा में हर कलाकार को मिलता है। पुरस्कार मिलने के बाद क्या नया होता है, सोच और बदलती है और जीवन कुछ करने की। पुरस्कार के बाद क्या सोचता है कलाकार? पुरस्कार के बाद एक तो आत्मसमीक्षा आदमी करता ही है। अच्छा, समीक्षा करता है कि मतलब हमारी कौन सी चीज इनको अच्छी लगी है। आपने क्या किया? हमारा एक देवीशंकर अवस्थी सम्मान हमको मिला था, तो जिस चीज पर मिला वो बेनीपुरी, रामकृष्ण बेनीपुरी की सारी कृतियों को हमने 8 भागों में एडिट किया है। राधा कृष्ण प्रकाशन से वो छपा है। रामकृष्ण बेनीपुरी आज़ादी के दौरान और बाद के दिनों में भी बहुत बड़े पत्रकार और लेखक रहे हैं। तो उसके तो हमने देखा, हमने सोचा कि इनको क्या अच्छा लगा है इसमें जो ये पुरस्कार इन्होंने दिया। तो उसका जो लिखा हुआ है उसमें ये है कि इन्होंने रामकृष्ण बेनीपुरी की रचनाओं के माध्यम से, पत्रकार थे तो उनके राइटअप के माध्यम से समय का इतिहास जो है नए सिरे से सामने लाने की कोशिश की। तो मैंने कहा कि अच्छा, इसका मतलब है कि मैं उस समय ये नहीं कर रहा था, जब मैं कर रहा था तो मुझे ये नहीं ज्ञात था कि मैं यह कर रहा हूँ। उनको ये लगा, उनको ये डायमेंशन लगा कि इसमें समय का पूरा इतिहास है। तो एक तो आदमी अपने बारे में सोचता है। फिर मैंने उसको आधार बनाकर बेनीपुरी के बाद रघुवीर सहाय रचनावली संपादित की मैंने, और तब मैंने देखा कि रघुवीर सहाय का जो टाइम है उसका इतिहास उसमें दर्ज। तो पुरस्कार और उसकी जो सलाह है पुरस्कार समिति की, वो आदमी को डेवलप भी करता है अगर उसको ठीक से वो करके दिया जाए तो ये मैंने महसूस किया। बाकी जो पुरस्कार है और इसके लिए एक मेरा सुझाव है कि जहाँ जाइए आप, संस्कृति मंत्रालय है,
या और मैंने क्योस है, उसको दे दो, उसको दे दो, उसको एक मंत्रालय करो, जो पुरस्कार और सम्मान का मंत्रालय है, उसमें साल भर काम हो उसमें। ये नहीं कि बुला लिया किसी को और एक हफ्ते तक मीटिंग करके और तय कर लिया कि बताओ भाई किसको पुरस्कार दें, 26 जनवरी करीब आ रहा है, किसको पद्मश्री दें। साल भर उस पर काम होगा और उसमें ये हो, और पुरस्कार का रूप भी बदलना चाहिए कि एक तो पुरस्कार आपको एक राशि दे दी गई, 3 लाख रुपए के आपका पुरस्कार आपको मिल गया, आप बताइए। दूसरा, और आपसे छुट्टी पा ली हमने, आप अपना चले गए, हम भी अपना चले गए मंच से। एक पुरस्कार का रूप ये भी हो सकता है कि आपको हम 2 साल तक 50,000 रुपये हर महीने दे रहे हैं, और आप में जो काबिलियत है, जो आप अपने कारणों से नहीं कर पा रहे हैं, वो आप 2 साल में करके दे देंगे। तो ये पुरस्कार जो है वो आपने उनको दिया भी, और उनसे जो वो नहीं कर रहे थे और आपको मालूम है कि उनमें ये गुण है, तो वो करा लीजिए उनसे, और उनको पुरस्कार करके आप उनको पुरस्कृत करेंगे, और वो ऐसा करके आपको पुरस्कृत करेंगे। नहीं, क्योंकि सर आपने जो बात की, मैं इसी बात पे आ रही थी। आई जस्ट मेट समबडी जो आर्चर थी, शी इज वन सो मेनी नेशनल अवार्ड्स, शी हैड टू गिव इट अवे, क्योंकि आर्चरी जो अवार्ड है और जो आर्चरी जो स्पोर्ट है, इट्स एन एक्सपेंसिव स्पोर्ट। तो शी सेड दी ये तो रिच के लिए है, तो मैं एक फार्मर की लड़की कैसे कर सकती थी। दो उसको इतने अवार्ड्स मिले हैं, तो मैं मन में यही सोची थी कि जितने भी मैंने हॉकी की फिल्म करी है चक दे इंडिया, लेकिन जब मैं हॉकी रियल प्लेयर से जब मिलने गई तो अपनी बेडशीट खुद लेके चलते थे अपना पिलो खुद लेके चलते थे। तो ये तो हमारी नेशनल हॉकी टीम की बात है। और कल मैच हुआ है तो लोग बॉम्बे से क्या, मतलब मैं आपको क्या बताऊं, कहाँ से फ्लाई करके अहमदाबाद मैच देखने गए क्रिकेट के लिए। सो आई एम नॉट सेइंग डोंट हैव लव फॉर द स्पोर्ट्स, लेकिन जो मेडल एक स्पोर्ट्स पर्सन लेके आता है, आपने इसको फॉलो नहीं किया। कोविड में टाइम में बेचारे वो ठेला खोल के बैठे हैं, या कोई वॉचमैन की नौकरी कर रहे हैं, तो हमने उस दिन उसको पुरस्कृत कर दिया। उस दिन वो एक न्यूज कॉलम में आ गया और अगले दिन हम भूल गए, उसमें हमने बेलपुरी खा लिया। तो हमने उस कागज को और जो न्यूज को हमने फेंक दिया। तो मेरा मतलब यही था, जो आप सर वो बात कह रहे थे कि वी हैव टू अडॉप्ट वन, यही पुरस्कार है, यही पुरस्कार है। जैसे मैं कहती हूँ कि, और हम तो ये मानते हैं ना कि दिवाली पे हम लोग कहते हैं कि अगर आप जो घर में खरीदते हैं तो आप 1/3 जो है आपकी कमाई आप किसी अच्छे समाज में लगाएं। तो मैं ये कहती हूँ, आप किसी अच्छे बच्चे को या किसी की एजुकेशन के लिए या किसी को आप अडॉप्ट कर लें, राइट। आपने एजुकेशन दे दी, उसको स्पोर्ट्स के लिए दे दिया या उसको कार्य के लिए प्रेरित कर दिया, राइट। तो उससे ये क्या, आई मेट अनदर किड, अभी वो डिजिटल स्पोर्ट्स में खेल रहा है, तो उससे जो इनकम जो कमाई होती है वो बच्चों को ये धारावी में स्पोर्ट्स के लिए प्रेरित करता है। सो आई एम जस्ट सेइंग यू नीड टू अडॉप्ट अ चाइल्ड और अ पर्सन हु हैज टैलेंट, एंड उसके आप बढ़ावा दें, जैसे सर ने कहा, क्योंकि हम ये देते हैं और फिर भूल जाते हैं। एंड आई कैन टेल यू, आई वर्क अ लॉट विद गवर्नमेंट, वो पुरस्कार, वो सर्टिफिकेट आपकी दीवार पे सिर्फ एक फोटो फ्रेम बन के रह जाता है। और जब आप किसी से कहते हैं कि मैं पद्मश्री हूँ या मैं पद्म विभूषण हूँ, लोग कहते हैं क्या करूँ मैं इसका, और लोगों की मैंने देखा है वो मेडल तक बेचने को तैयार हो जाते हैं जब बहुत जीवन में बहुत कठिनाई होती है और उसको भाव नहीं मिलता है। तो जो चीज आपको किसी सम्मानित की गई है, राष्ट्रपति ने आपको सम्मान किया है, और आप उसको 500 रुपए या 100 रुपए में बेचने के लिए बैठ जाते हैं, तो ये बहुत शर्म की बात है। और ये हम सब के लिए शर्म की बात है कि हमें किसी को बिल्कुल ऐसे मतलब कहते हैं ना, गिरा देते हैं उसको पद से बेचारे को। सो आई थिंक वी शुड उसको गौरवित करके और उसको आगे बढ़ावा देना चाहिए। जी बहुत अच्छी बात बताई। तो आपने बहुत सही कहा। मैं जब बहादुर शाह जफर पर डॉक्यूमेंट्री बना रहा था, तो यहाँ क्रफर्ड मार्केट के पास एक पुरानी चीजों का मार्केट है, जो पुराने समय की सारी चीजें मिलती। हाँ, तो मैं थोड़ा मुगल पीरियड और उस सब से जुड़ा कुछ चीजें देखने गया था। तो वहाँ पर एक मेडल जगा हुआ था, और वो मैं नाम भूल रहा हूँ, 58 की जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म है उसके लिए डायरेक्टर का पुरस्कार मिला था, मैं नाम भूल रहा हूँ।
तो वो बेच रहे थे वो कि ये 6,000 में आप ले लो। तो हमने कहा कि लेकिन ये कहाँ से ले आए आप? तो कहा कि उनके परिवार के लोग देश छोड़ के चले गए और सारा उनका सामान यहाँ बेच के चले गए। तो मेरा एक और भी सुझाव है कि देश छोड़ के कोई चला गया या किसी का सामान और ये ऐसे लोग हैं उनकी चीजों का जिनको आपने पुरस्कृत किया है उनको सुरक्षा के लिए आपके पास ऐसा आर्काइव्स होना चाहिए। जैसे नामवर सिंह हिंदी के जो इतने बड़े आलोचक हैं तो उनके पास कम से कम 25,000 किताबें थी और वो चाहते थे कि इसका क्या किया जाए क्योंकि उम्र उनकी हो गई थी 90 और कहते नहीं थे लेकिन कहते थे कि अब इतने दिन तो मैं पढ़ भी नहीं पाऊंगा, क्या किया जाए। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र है तो उसके सचिव वहाँ बात बताई गई, वो आए और उन्होंने कहा कि हम लोग इसे ले जाएंगे और संग्रहालय में हाँ, लेकिन हमने कहा कि अभी मत ले जाइए, बिल्कुल उनको क्या फील होगा कि अब हम जा रहे हैं, जिसे कहिए कि आप चिंता मत करिए। और ये तो उन्होंने कहा कि ठीक है। फिर उन्होंने उनकी डेथ हुई 93 के जब हुए आज से 3 साल 4 साल पहले, फिर वो सारी किताब उनकी वहाँ सुरक्षित है। उसी तरह श्याम बेनेगल जी अभी ही मतलब वहीं दे आए हैं अपना सारा जो उनका वो सब जो भी उनको मिला जीवन में पुरस्कार और आदि आदि वो सब कुछ वहाँ पर वो उन्होंने जमा कर दिया है। तो एक विभाग ही उन्होंने बना दिया है जिसमें कि ऐसी चीजें सुरक्षित रहें। बिल्कुल सही। इनका दादा फाल्के का कभी हम कोशिश करेंगे एक बार जाने की चाहते हैं नासिक। दादा फाल्के की जो कार थी ना वो आज भी जमीन में इतनी धंसी हुई वहीं पड़ी हुई है। उस कार को किसी भी शिक्षा की जो फिल्म की शिक्षा जहाँ देते हैं आप वहाँ रख दीजिए ना उसको, उससे ज्यादा प्रेरणा की चीज क्या हो। तो दादा फाल्के की कार मिली थी तो वो कार उनकी वैसे ही पड़ी हुई है। जिस कमरे में रहते थे वो धूल खा रही है, वो उसको एक बनाइए एक उनका हिम्मत है कि टूट के गिर नहीं गई है। तो ये सब दादा फाल्के पुरस्कार तो आप दे देते हैं लेकिन हम उनकी चीजों को उनकी कार जो है वो जमीन में अपनी इच्छा से धंस रही है। अरे जैसे सर नोबेल चयन समिति ने जो निर्णय लिया पहले नहीं था, वो जब गांधी जी को देना है उनके मरणोपरांत बोले नहीं तो उन्होंने नियम बदल दिए। तो ये आप क्या इस बारे में आप क्या कहते हैं? मैं ये कहता हूँ कि गांधी जी को राजनीतिक कारणों से नहीं, फिर गांधी जी छोड़ी अगर एक बात करें अपन कि जीवित रहते रहते मरणोपरांत भारत में दिया जाता है। हाँ बिल्कुल, तो इसके बारे में नहीं मरणोपरांत भी अगर हमारे पास विषय है और लगता है बाद में महसूस होता है कि इस आदमी का काम उस स्तर का है तो आप व्यक्ति को नहीं देते हैं, उसके काम को देते हैं। तो इसलिए व्यक्ति अगर नहीं है तो कोई वो नहीं है, उसका जो उद्देश्य है काम का उसमें वो पैसा लगेगा और उसको आप पुरस्कृत करिए। कोई जीवित रहना जरूरी नहीं है। आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं सर, जैसे आपने कहा मैं एक्चुअली मैं उनको याद करी जिनके साथ हम लोग ने जब ये डॉक्यूमेंट्री करी थी, यासर अराफत साहब, ऑंग सुन, तब वो जेल में ही थी और घर में बैठी हुई थी और forgetting the rabbi who is no more, तो इन सब से जब हम बात करते थे और तब हमें लगता था कि हम कितनी अच्छा जीवन जी रहे हैं इंडिया में, डेमोक्रेसी का जीवन है, कुछ भी बात कहीं भी कह दो, कहीं चले जाओ खुशी। और ये लोग अपने छोटे से दायरे में इतना सब, जैसे आज हम यहाँ बैठे हुए हैं और आज वार्तालाप कर रहे हैं, लेकिन यूक्रेन का वॉर तो अभी भी चल रहा है ना, राइट? इसराइल का वॉर अभी भी चल रहा है ना। वी आर टॉकिंग ऑन 2023, सो आई एम टॉकिंग अबाउट जब आप प्राइज की अवार्ड की बात करते हैं, स्पेशली नोबेल, इट्स ग्लोबल। तो उनके लिए चयन करना फ्रॉम द ग्लोबल की इस जेंटलमैन को या इस जेंटलवुमन को देना चाहिए या उसको नहीं देना चाहिए। They study the whole thing. Yes, there is a politics behind it. I'm not saying that, but they have to see किसका इफेक्ट कहाँ पड़ेगा और कैसे पड़ेगा। So वो ऐसे नहीं चयन कर लेते हैं कि नहीं उन्होंने ये किया। Yes, Gandhi ji deserved it. There's no doubt about it. And I'm not saying it because I'm Indian. He deserved it for many reasons, right? But you have to see the scenario at that point of time. उस समय क्या समीक्षा थी, क्या इंफॉर्मेशन थी
और उनका क्या कारण रहा, क्योंकि उसका जो इफेक्ट ऑल ओवर होने वाला था उसमें बता। एंड गांधी जी, यस ही डिजर्व्स इट, बट ही डजंट डिजर्व इट। आई मीन ही डजंट इवन नीड टू गेट दैट मेडल टू बी नोन एज गांधी। दैट्स व्हाट आई कैन से। क्योंकि उस फैमिली को या उनको वो जिस लेवल पे हैं वो हमारे नोट पे छपे हुए हैं ना। इससे बड़ा मापदंड क्या होगा कि वो हमारी जेब में है, हमारे दिल में है, सब अपने नोट यहीं लेके चलते हैं, नहीं तो हमारे साथ ही चल रहे हैं, एवरी डे चल रहे हैं, और उसी की मारामारी है। जहाँ नोट नहीं है वहाँ के तर्जुमा है। ये बात सही नहीं, और आपने भी यही कहा कि जो भी सृजन करता है उसकी लोकप्रियता होना चाहिए। तो अभी जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में मैंने अमीश त्रिपाठी, जो आज विश्वविख्यात हैं उपन्यासकार, उनके उपन्यासों की फिल्में बन रही, वेब सीरीज बन रही हैं, उनसे यही कहा था मैंने कि आप जब पहला उपन्यास लिख रहे थे तो साथ ही साथ आप उसका प्रचार भी कर रहे थे। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि हाँ, आज के दौर में ये जरूरी है कि प्रमोशन बहुत जरूरी है, और जब प्रमोशन होता है तो निश्चित रूप से जन जन तक बात जाती है, और जन जन तक जाती है तो चयन समिति भी आखिर अखबार तो पढ़ती है, कहीं ना कहीं चर्चा होती है, उस तक भी बात जाती है। तो वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर ये इतना लोकप्रिय क्यों है, लोकप्रियता मिलने का कारण क्या है। तो वो भी शायद उसके उपन्यास को देखता है, पढ़ता नहीं हो गई लेकिन देखता है, और आसपास से जब सुनता है, बातचीत करता है, तो उसको वो विचार करके उसको वो सम्मान मिल ही जाता है। तो इस तरह से बाकी तो बाजारवाद है, निश्चित रूप से अवार्डों में चलता है। तो सभी को मालूम है कि आज के दौर में कहीं कोई बात छुपी नहीं है कि किसी ना किसी तरह से किसी को भी जब अवार्ड मिलता है तो कहीं ना कहीं उस संस्थान को या सरकार को कहीं ना कहीं वो अवार्ड देने से सरकार या संस्था उससे फायदा भी मिलता है उसको, ये बात पक्की है। तो धन्यवाद आपको सभी को, दोनों को धन्यवाद, और आपको भी धन्यवाद। और हमारे बीच ये दो कलाकार हैं, कृष्णा सोलंकी, अंकित साहू म्यूजिशियन है, कुछ सुनाएंगे आपके सामने। अब हम वहाँ जाते हैं, हम अब श्रोता बन जाएंगे। हम लोग केशवराज जी को भी धन्यवाद देते हैं कि